सैन्य रणनीतिकार, एक उपनाम। वीर की बात सुनकर श्रुति थोड़ी हैरान रह गई। कैसा उपनाम? एक असली सैन्य रणनीतिकार। तुम्हें उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीर ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। तुम्हें क्या हो गया है बच्चे? 2 महीने से मिले नहीं हैं और अब तुम बकवास कर रहे हो? सैन्य रणनीतिकार, क्या तुम इन 2 महीनों में युद्ध पर चले गए थे? श्रुति ने वीर की बातों को गंभीरता से न लेते हुए ताना मारा। बोलते बोलते उसने फिर से उसका कान चुटकी से पकड़ लिया। श्रीमती श्रुति, कृपया हमारे पवन ऊर्जा नेता से असभ्य व्यवहार न करें। हम आपसे साझेदारी पर चर्चा करने आए हैं। अभी ने श्रुति को रोकने के लिए सीधे हाथ बढ़ाया और ठंडे लहजे में कहा, तुम एक साधारण इंसान सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। श्रुति ने ताना मारा। मैं फिलहाल 123 हंटिंग ग्रुप्स की ओर से आपसे साझेदारी के बारे में बात करने आया हूँ। कृपया हल्के में न लें। अभी गंभीर रहा और उसने ठंडे लहजे में कहा, अरे तुम तो हद ही कर रहे हो। श्रुति ने अभी को सबक सिखाने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा। अभी ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने स्टोरेज रिंग से सहयोग के सभी आशय पत्र फेंक दिए और उदासीनता से कहा, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो इन 123 हंटिंग ग्रुप्स के लिए सहयोग की कीमतों पर बातचीत करना आसान नहीं होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, अभी बाहर जाने के लिए मुड़ा। घटक। पहले घमंडी रही श्रुति पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने अनजाने में ही घूंट भरा और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी छलक पड़ी। सर, चलिए आराम से बात करते हैं, कृपया बैठिए। श्रुति ने झट से अभी को पकड़ लिया और उसकी आवाज तुरंत नरम हो गई। ये पूरे 123 शिकार समूहों की ओर से सहयोग के लिए एक आशय पत्र था। वह इसके निहितार्थों को समझने में असफल नहीं हो सकती थी। ये तो पूरे बाजार पर एकाधिकार करने की लय थी। यदि यह साझेदारी अंतिम रूप ले लेती है तो क्या उसे अभी भी जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रवैये की परवाह करने की आवश्यकता होगी? जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शायद सहयोग के लिए विनम्रता पूर्वक उनके दरवाजे पर आ जाएगा। अभी ने वीर की ओर देखा। उसे सिर हिलाते देख वह धीरे से बैठ गया और अपनी हथकड़ी सीधी की। श्रुति ने वीर को घूर कर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, जीत गए तुम बच्चे। अहम। वीर ने स्वाभाविक रूप से उसकी बात सुन ली और 2 बार खांसा। कृपया हमारे पवन नेता का अधिक सम्मान करें। वे इन 123 शिकार समूहों के उप कमांडर हैं। अभी भी वीर का इरादा समझ गया और गंभीरता से बोला। श्रुति बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पास दांत पीसकर यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेलो विंड लीडर, मैंने अभी बदतमीजी की। मैंने तुमसे कहा था कि उसे कम मत समझना। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है ना? वीर मुस्कुराते हुए दोनों के बीच सत्ता संघर्ष को दिलचस्पी से देख रहा था। हाँ, तो याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 महीनों में आप आखिर कर क्या रही थी? श्रुति ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस मैड आयरन हंटिंग ग्रुप को दूसरे क्वारंटाइन जोन में सभी हंटिंग ग्रुप्स को एकजुट करने में मदद की। अब मैं बस एक मामूली वाइस कमांडर हूँ। इसका जिक्र करने लायक कुछ नहीं है, वीर ने बेपरवाही से कहा। श्रुति लगभग लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। ये बच्ची हर बार लोगों को इतना बड़ा झटका कैसे दे देती थी? पिछली बार जब वह लौटे थे तब वह वन विभाग के उप मंत्री और पवन प्रभाग के कप्तान बन चुके थे। इस बार तो बात और भी बढ़ गई थी। उसने दूसरे संगरोध क्षेत्र में सभी शिकार समूहों को सीधे एकजुट कर लिया था और उप कमांडर स्तर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। आलिया ने श्रुति को सहारा दिया और चिंता से पूछा, बहन श्रुति, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, श्रुति लड़खड़ाते हुए बोली। इसके बाद मैं 123 हंटिंग ग्रुप्स की ओर से आपसे सहयोग पर चर्चा करने आऊंगा। मिस श्रुति, कृपया बैठिए। अभी शुरू से अंत तक बेहद शांत रहा और उसने विनम्रता पूर्वक बैठने का निमंत्रण देते हुए अपना हाथ बढ़ाया। श्रुति थोड़ी शांत हुई, धीरे से बैठ गई और गहरी आवाज में बोली, बोलना। सहयोग की आपकी कीमत क्या है? अभी ने ठंडे स्वर में कहा, 60%। खांसी। वीर चाय पीने ही वाला था कि अचानक इतनी जोर से चौंक गया कि उसका गला ही अटक गया। इस अभी ने तो वाकई हद से ज्यादा मांग कर दी। यह कीमत पहले से तय कीमत से काफी अधिक लग रही थी। मैड आयरन हंटिंग ग्रुप और अन्य पराजित हंटिंग ग्रुप्स के बीच दानवात्मा कार्ड प्राप्त करने की कीमत 52% थी और उन्हें हर महीने निश्चित संसाधन भी जमा करने पड़ते थे। यदि स्विट्जरलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग की कीमत 60% होती तो मुनाफा बहुत अधिक होता। इस श्रुति को आखिरकार उसकी टक्कर का मिल गया। देखो, तुम्हारे समूह का नेता भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस कीमत को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। श्रुति उत्तेजित होकर खड़ी हो गई और दृढ़ता से बोली, तो फिर मेरे पास सहयोग करने के लिए कोई दूसरा वाणिज्य मंडल ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं है। तब पछतावा मत करना। अभी का रवैया भी बहुत दृढ़ था। उसने ठंडे लहजे में कहा। वीर ने परेशान चेहरे से उनकी ओर देखा।
दोनों पक्ष उसके अपने खून के रिश्ते जैसे थे, इसलिए वह किसी का पक्ष नहीं ले सकता था। आखिरकार एक तरफ तो एसवी चैम्बर ऑफ कॉमर्स था जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं की थी और वे अभी भी उसके उपाध्यक्ष थे, और दूसरी तरफ नया मैड आयरन हंटिंग ग्रुप था जिसकी स्थापना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से की थी और वे इसके उपनेता भी थे। चाहे वह किसी भी पक्ष का समर्थन करता हो, उसे कुछ हद तक बेचैनी महसूस होती थी, मानो वह उनमें से किसी एक को निराश कर रहा हो। राष्ट्रपति वीर, हमें क्या करना चाहिए? समूह नेता वीर, आप ही फैसला कीजिए। अभि और श्रुति ने एक साथ वीर की ओर देखा और लगभग एक ही समय पर सवाल पूछा। वीर भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये सवाल किसी मौत के जाल जैसा लग रहा था। ये पिछले 2 महीनों में मिले 60 लिमिटेड एडिशन डेमोन्स्ट्रेट कार्ड हैं। मैं इन्हें यहाँ रख रहा हूँ। सहयोग की बात करें तो आप लोग इसका हल निकाल लीजिए। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। वीर ने दानव आत्मा कार्ड नीचे रखने के बाद किसी आपदा से बचने की तरह भागते हुए आलिया को खींचा और सीधे खिड़की से बाहर कूद गया। उफ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं नहीं आता। मैं तो बुरी तरह डर गया था। वीर ने उतरते ही गहरी सांस ली। वह अभी भी सहमा हुआ था। तो उन्हें आपस में ही बात करने दो। मुझे तो लगता है कि वे दोनों साथ में काफी मजेदार लगते हैं। शायद कुछ हो जाए। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ होने वाला है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि वे लड़ने ही वाले हैं। वीर ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। छी, तुम्हें औरतों की अंतरात्मा के बारे में क्या पता? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। जल्दी करो और मुझे मेरे भाई रोहन के पास ले चलो। आलिया ने वीर को गुस्से से लात मारी और मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम इतने उग्र क्यों हो? वीर ने अपना सिर खुजाया और फिर तेजी से इंपीरियल बीस्ट अकादमी की ओर दौड़ पड़ा। इस समय लगभग शाम हो चुकी थी। गुरुकुल प्रशिक्षण हॉल, दूसरी मंजिल, प्रशिक्षण कक्ष संख्या 1। काव्या और रोहन हमेशा की तरह शिक्षिका जागृति का इंतजार कर रहे थे। वे हर शाम शिक्षिका जागृति के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए आते थे और भले ही वे हर दिन इतने थके हुए होते थे कि वे अपने हाथ भी नहीं उठा पाते थे, फिर भी उन्होंने कभी एक भी दिन अनुपस्थित नहीं रखा। आज भी वे वार्म अप के लिए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही पहुंच गए। हालांकि 3 बिन बुलाए मेहमान अंदर आ गए जो तीसरे वर्ष के वरिष्ठ छात्र थे जिन्हें उन्होंने पहले हराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर काव्या ने भौहें चढ़ा ली। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। रोहन ने भी नाराजगी से कहा। गलत मत समझिए, हम पहले प्रिंसिपल को ढूंढने गए थे। क्या इस प्रतियोगिता में 4 मुख्य खिलाड़ी नहीं है? अभी तो सिर्फ 3 ही हैं। मेरे भाई, जिसकी युद्ध शक्ति एकदम सही स्तर पर है, चौथा मुख्य खिलाड़ी कैसे नहीं हो सकता? विवेक ने जोर से कहा। जी हाँ, सिर्फ बिग ब्रदर ही नहीं बल्कि नम्रता और मैं भी। प्रिंसिपल ने हम दोनों को भी आपके साथ ट्रेनिंग करने और सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल होने की अनुमति दे दी है। प्रोसेनजीत ने उत्साह से अपनी छाती थपथपाई। दरअसल प्रधानाचार्य ने स्वयं उन्हें वीर की टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने केवल इतना कहा था कि यदि काव्या और अन्य लोग सहमत हों तो वे शामिल हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से विवेक और अन्य लोगों ने प्रिंसिपल के शब्दों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि वे जबरदस्ती प्रतियोगिता में शामिल हो सकें। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रधानाचार्य ऐसा निर्णय लेंगे। रोहन बोलते बोलते प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण लेने के लिए जाने ही वाला था कि प्रोसेनजीत ने उसे रोक लिया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? रोहन ने गहरी भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहा। एहसान फरामोश मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बड़ा भाई चौथा मुख्य खिलाड़ी बनने के लायक नहीं है? प्रोसेनजीत ने गुस्से से भरी निगाहों से रोहन को घूरा। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? मुझे छोड़ दो। रोहन ने गुस्से से पलट कर देखा और अपने दांत पीस लिए। अगर उस दिन तुम तीनों ने मिलकर काम न किया होता तो क्या तुम मेरे बड़े भाई के विरोधी होते? क्या मजाक है? प्रोसेनजीत ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हार तो हार है। पराजित प्रतिद्वंद्वी के बारे में और क्या कहा जा सकता है? काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। विवेक के होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए और उसके माथे की नसें उभर आईं। वह जितना भी स्वाभिमानी था, उन दोनों के कारण उसके पुराने घाव एक बार फिर से खिल उठे। वीर यहाँ हो या न हो, एक एक मुकाबले में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे बातचीत करने का क्या हक है? विवेक का स्वर कठोर और दबंग था। तभी अचानक उसके बगल में पवित्र प्रकाश से जगमगाता एक तेज तर्रार युद्ध बाघ प्रकट हुआ और उसने इतनी भयानक दहाड़ मारी कि सब कांप गए। काव्या और रोहन ने भी गहरी भौहें चढ़ा ली। वे पलटवार करना चाहते थे लेकिन काफी देर तक बोल नहीं पाए। अगर हिम्मत है तो फिर से कहो।
अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वीर गुस्से से लाल होकर दरवाजे से उनकी ओर बढ़ा। उसके पीछे मौजूद विशालकाय जेड स्केल वाले सांप से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसकी शक्तिशाली आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया था। वूश वूश। वीर के पीछे जेड स्केल वाले सांप को देखकर स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर ने वास्तव में ऐसी आवाज निकाली मानो वह दया की भीख मांग रहा हो। वीर। ट्रेनिंग रूम नंबर 1 में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। तुमने अभी क्या कहा? मेरे कान आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फिर से कहो। वीर ने कान साफ करते हुए हल्की हंसी के साथ विवेक और उसके साथियों की ओर बढ़ते हुए कहा। आलिया चुपके से वीर के पीछे छिपी हुई थी। शायद वह घबराई हुई थी या शायद वह रोहन को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत बाहर नहीं निकली। वीर के आगमन को देखकर विवेक, प्रोसेनजीत और अन्य सभी के चेहरे गंभीर हो गए। जब उन्होंने वीर के पीछे सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए जेड स्केल सर्प को देखा तो सभी ने एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया। विवेक ने वीर को लंबे समय तक देखा था और पाया कि वीर से निकलने वाली ऊर्जा अब 2 महीने पहले की तुलना में और भी खतरनाक थी, जिसमें कठोर रक्त वाली बुरी आत्माओं का अंश मौजूद था। उसके पीछे मौजूद जेड स्केल स्नेक में हुए बदलावों ने विशेष रूप से वीर की वास्तविक शक्ति का आकलन करना उसके लिए असंभव बना दिया और उसका पहले का अहंकारी रवैया तुरंत नरम पड़ गया। वीर, गलत मत समझो, मैं इस बार तुमसे सहयोग के बारे में चर्चा करने आया हूं, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पराजित विरोधियों के साथ सहयोग पर कभी चर्चा नहीं करता, वीर ने असभ्यता से ताना मारा। वीर, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे बड़े भाई का तुमसे सहयोग करना तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा है। अगर तुमने पिछली प्रतियोगिता में 3 के मुकाबले 1 के मुकाबले में मेरे बड़े भाई को हराने के लिए गंदी चालें न चली होती तो सेंट्रल भारत लीग का तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। वीर को इस तरह इज्जत की परवाह न करते देख प्रोसेनजीत तुरंत आगे बढ़ा और वीर की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगा। ओ, तो आप लोग आश्वस्त नहीं हैं? वीर हल्के से हंसा। बकवास। अगर हिम्मत है तो मेरे बड़े भाई से आमने सामने लड़ो, अगर हार गए तो हमारे साथ शर्तों पर बातचीत करने के लायक नहीं रहोगे, प्रोसेनजीत ने गंभीरता से कहा। वीर ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, आप सब एक साथ क्यों नहीं आ जाते? इससे मेरा समय बच जाएगा। धिक्कार है, तुम बदमाश बहुत घमंडी हो। शक्तिशाली वज्र, इसे इसके कर्मों का फल चखाओ। प्रोसेनजीत ने तुरंत अपने सभी राक्षसी शक्तियों के कार्ड फेंक दिए। शक्तिशाली वज्र अचानक अपनी जगह से 10 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक उछला और अपनी मुट्ठी को जोड़कर एक विशाल इस्पात का युद्ध हथौड़ा बना लिया। इस अपार शक्ति से एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। जब वज्र वायु में था तभी 3 उत्कृष्ट आभाओं ने शक्तिशाली वज्र को घेर लिया। ये विवेक के उत्कृष्ट खरगोश की सहायक आभाएं थीं। पल भर में ही शक्तिशाली वज्र की आभा तीव्र हो गई। उसकी शक्ति अपने चरम अवस्था में तारा सरपट युद्ध बाग से किसी भी तरह कम नहीं थी। वीर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके होंठों के कोने पर एक शैतानी रूप से आकर्षक वक्र दिखाई दिया और उसने हल्के से एक कांस्य दानव आत्मा कार्ड फेंक दिया। टाइटन ओवरलॉर्ड हैमर। जेड स्केल स्नेक की पूंछ पर तुरंत स्वॉर्ड आर्मर आर्मामेंट का प्रभाव पड़ा और फिर संपूर्ण ओवरलॉर्ड आर्मामेंट पूंछ पर केंद्रित हो गया। चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करता हुआ एक टाइटन ओवरलॉर्ड हैमर सीधे शक्तिशाली वज्र से टकराया। टाइटन ओवरलॉर्ड हैमर का आकार लगभग शक्तिशाली वज्र के बराबर था। शक्तिशाली वज्र का चेहरा हवा में ही बेकाबू हो गया था, मानो उसने प्रतिरोध करने की इच्छा पूरी तरह खो दी हो। क्लैंग। धातुओं के टकराने की एक दबी हुई सी आवाज सुनाई दी और एक भयानक लहर की तरह एक झटका बाहर की ओर फैल गया। शक्तिशाली वज्र पर लगी सारी धातु की परत पल भर में धूल में बदल गई और वह तुरंत आध्यात्मिक प्रकाश में परिवर्तित हो गई और प्रोसेनजीत के दानव आत्मा संहिता में वापस लौट गई। पाव। प्रोसेनजीत ने गुस्से में मुंह भर ताजा खून थूक दिया और अविश्वास भरी निगाहों से अपने सामने खड़े वीर को घूरने लगा। इतना शक्तिशाली कि उसने प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति पूरी तरह खो दी। हालांकि वह 2 महीने पहले वीर को हरा नहीं सका था, लेकिन यह इतना भी अतिरंजित नहीं था कि एक ही मुठभेड़ में तुरंत मारा जाए। प्रोसेनजीत इतना चौंक गया कि वह पूरी तरह से घबरा गया। अगर वह हथौड़ा स्टार स्ट्रीकिंग बैटल टाइगर पर गिरता तो शायद उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। वीर ने पिछले 2 महीनों में लेवल 4 वॉर स्पिरिट मास्टर की अवस्था को पार कर लिया होगा और एक स्वर्ण स्तरीय दानव आत्मा कार्ड को आत्मसात कर लिया होगा। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि किस प्रकार के स्वर्ण स्तरीय दानव आत्मा कार्ड के कारण जेड स्केल सर्प की शक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आया।
उसने तुरंत ही स्टार स्ट्रीकिंग बैटल टाइगर की पूंछ पकड़ ली, जो उसके आदेश पर हमला करने ही वाला था, और फुसफुसाते हुए कहा, वापस यहीं आओ, क्या तुम मरना चाहते हो? वो स्टार स्ट्रीकिंग बैटल टाइगर भ्रमित लग रहा था और उसने एक दयनीय सिसकी भरी। क्या तुमने अभी मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था? प्रोसेनजीत ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए 2 बार खांसा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुमने अभी मेरे भाई से लड़ाई की है। अगर मैं अब तुमसे लड़ूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं फायदा उठा रहा हूँ। मैं तो आज यहाँ सिर्फ सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि सेंट्रल भारत लीग के लिए 4 शुरुआती सदस्य हैं, है ना? 4? माफ कीजिए, हमारे पास पहले से ही 4 लोग हैं। कृपया चले जाइए। वीर ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए इशारे से उन्हें जाने का संकेत दिया। क्या आपके पास पहले से ही 4था शुरुआती सदस्य है? क्या वे मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? प्रोसेनजीत अविश्वास से देखता रहा। बिल्कुल सही, मैं तो अभी उससे भी बराबरी का मुकाबला कर सकता हूँ। तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, वीर ने ठंडे लहजे में कहा। जब वीर के पास करने को कुछ नहीं होता था तो वह अक्सर आलिया से कुश्ती करता था। दोनों बारी बारी से एक दूसरे को हराते थे। आमतौर पर वीर दिन में जीतता था, जबकि आलिया रात में जीतती थी। हालांकि वीर की युद्ध भावना अभी विकास के चरण में ही थी। एक बार जब वीर की युद्ध भावना परिपक्व हो जाएगी तो स्थिति शायद अलग होगी। क्या तुम्हारे साथ बराबरी का मुकाबला? नामुमकिन। अगर तुम मुझे हल्के में ले रहे हो तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो करो। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह कहाँ है? अगर आज वह व्यक्ति सामने नहीं आया जिसका तुमने जिक्र किया है तो मैं हार नहीं मानूंगा। प्रोसेनजीत को पूरा यकीन था कि वीर उसे टालने की कोशिश कर रहा है और उसने गुस्से से कहा। वीर की ताकत के बारे में उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी आसानी से एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनके बराबर का था, जो जाहिर तौर पर असंभव था। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वीर उसे धोखा दे रहा है ताकि वे सेंट्रल भारत लीग में भाग लेने का इरादा छोड़ दें। वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, वह पहले से ही यहाँ है, मेरे पीछे जो है वही है। हा। वीर की बातें सुनकर प्रोसेनजीत और भी जोर से हंसने लगा। उसने वीर के पीछे खड़ी आकृति पर नजर डाली, जो एक छोटी बच्ची लग रही थी, और उसने काले रंग की छोटी बच्ची की पोशाक पहनी हुई थी। वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रही थी। अगर हिम्मत है तो उसे बाहर आकर मुझसे मुकाबला करने दो। मुझे किसी खूबसूरत लड़की पर दया दिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। प्रोसेनजीत ने वीर के पीछे खड़ी आकृति की ओर घमंडी नजर से इशारा करते हुए जोर से कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? आलिया ने वीर के पीछे से तीखी आवाज में कहा। जी हाँ, तुम आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। प्रोसेनजीत ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ इशारा किया। लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। आलिया की आवाज झरने के निर्मल जल की धारा जैसी थी। वीर कंपी से कांप उठा। क्या यह छोटी बच्ची आज बीमार थी? जब वह मांस के लिए उससे लड़ती थी तब वह ऐसी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जल्द ही रोहन वर्मा से मिलने को लेकर घबरा रही हो? वीर ने शरारती मुस्कान दी, फिर तुरंत एक तरफ कूद गया और जोर से बोला, आलिया हा। हैरान हो गई? अप्रत्याशित तुरंत ही रोहन वर्मा पूरी तरह से जम गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया, जैसे उस पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। युद्ध बाग। भाई रोहन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रोहन को हाथ हिलाते हुए आलिया की आंखें अर्धचंद्राकार आकार में सिकुड़ गईं। वह बेहद प्यारी लग रही थी। रोहन ने अपनी आंखों को जोर से मला। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। उसने इस दृश्य को अपने सपनों में अनगिनत बार देखा था और अब यह सचमुच सच हो गया था। अपनी उत्तेजना को और अधिक नियंत्रित न कर पाने के कारण रोहन आलिया की ओर दौड़ा, उसे उठाया और कुछ बार घुमाया। भाई रोहन, बस करो, मुझे नीचे उतारो। आलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आलिया, क्या सच में तुम हो? रोहन ने उत्साह से उसे धीरे से नीचे उतारा। तुम कितने नासमझ भाई हो, मैं तुम्हारे ठीक सामने हूँ। क्या तुम सच में सपना देख रहे हो? आलिया ने मुंह बनाकर बुदबुदाया। रोहन मुस्कुराया और पास ही खड़े वीर की ओर देखकर उत्साह से बोला, भाई जल्दी से मुझे चुटकी काट लो। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रोहन के पेट को जोर से चुटकी काटी, जिससे तुरंत ही एक बैंगनी निशान पड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। रोहन दर्द से चिल्लाया, फिर शिकायत करते हुए बोला, क्या तुम मुझे चुटकी काटकर मारना चाहते हो? जल्दी छोड़ो। तुम्हें इतना बल प्रयोग करने के लिए किसने कहा? सावधान रहो वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। आलिया ने गुस्से का नाटक करते हुए वीर पर अपने दांत दिखाए। क्या तुमने मुझे उसे चुटकी काटने के लिए नहीं कहा था? वीर ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें इतनी जोर से चुटकी काटने के लिए नहीं कहा था। दोनों ने एक साथ कहा। ठीक है, तुम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा जोड़े की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं दूर ही रहूंगा। वीर मुस्कुराते हुए काव्या की ओर बढ़ा। वीर, तुम कमाल हो।
तुमने सचमुच हमारी भाभी को वापस लाने में कामयाबी हासिल कर ली, काव्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। इस बार जब मैं दूसरे क्वारंटाइन जोन में गया तो मेरी जान बाल बाल बची। आलिया ने मेरी जान बचाई, वरना आप मुझे अभी यहाँ नहीं देख रहे होते, वीर ने हंसते हुए कहा। तो मुझे बाद में उनका ठीक से धन्यवाद करना होगा, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। विवेक और बाकी लोग रोहन और आलिया को इस तरह प्यार भरी हरकतें करते देख रहे थे मानो आसपास कोई और न हो, और वे इतने गुस्से में थे कि लगभग भड़क उठे। अरे क्या तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? छोटी बच्ची, क्या तुम अभी भी लड़ोगी या नहीं? विवेक गुस्से से दहाड़ा। तभी आलिया अपनी ही दुनिया से बाहर निकली और विवेक को नाराजगी भरे भाव से देखने लगी। इसके बाद आलिया गुस्से से भरी शक्ल बनाकर विवेक की ओर बढ़ी। ओ, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम छोटे हो। स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर, मेरी तरफ से इसे अच्छा सबक सिखाओ, विवेक ने गुस्से से आलिया की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा। विवेक ने अपने सारे नकारात्मक पक्ष उजागर कर दिए। हालांकि उसने आलिया को नीचा दिखाने का दावा किया, उसने उसे जरा भी कम नहीं आंका और तुरंत अपने सारे दांव पेच आजमा लिए। पलक झपकते ही तारा सरपट युद्ध बाग पवित्र प्रकाश में लिपट गया और प्रकाश का एक विशाल बाग पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपट गया। नेबुला आर्म्ड रूपांतरण के बाद स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर का पूरा शरीर कुछ हद तक पारदर्शी हो गया। इसके भीतर तारों की शक्ति को धुंधला सा देखा जा सकता था, जो नेबुला के धब्बों की तरह दिखती थी और जिसमें भयानक विस्फोटक शक्ति समाहित थी। गर्जन, अपनी पूर्ण शक्ति की अवस्था में तारा सरपट दौड़ने वाले युद्ध बाघ ने एक भयानक दहाड़ लगाई जो अत्यंत भेदी थी। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर को देखकर आलिया ने तिरस्कार भरी नजरों से अपनी आंखें ढक लीं। क्या बात है छोटी बच्ची, क्या तुम मुझसे इतनी डर गई हो? अभी भी आत्मसमर्पण करने का समय है, विवेक ने घमंड से कहा। तुम तो बिल्कुल भद्दे हो। ये बल्ब, इस छोटी बच्ची को चमकदार चीजें सबसे ज्यादा नापसंद है। एविल आई नेदर टाइगर, मेरे लिए इस लाइट बल्ब का समाधान करो। आलिया ने बोलते ही अपने वॉर स्पिरिट को बुलाया और तेजी से 2 कांस्य श्रेणी के स्पिरिट कार्ड बाहर फेंक दिए। एक विशाल काय एविल आई नेदर टाइगर धीरे धीरे एक काले समनिंग सर्कल से निकला और प्रकट होते ही स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर पर दहाड़ मारी। हालांकि दोनों बाघ थे और आकार में समान थे, फिर भी वे पूरी तरह से अलग प्राणी थे। कोई तो उन्हें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी कह सकता है। 2 अलग अलग तत्व, एक काला और एक सफेद, आपस में तीव्र रूप से टकराने लगे। लेकिन यह स्पष्ट था कि इविल आई नेदर टाइगर की नेदर वर्ल्ड ऊर्जा श्रेष्ठ थी। विवेक भी इविल आई नेदर टाइगर की आभा से भयभीत हो गया और उसने तुरंत आदेश दिया, तारों भरे आकाश की गर्जना। पल भर में स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर के मुंह में एक और भी अधिक चमकदार ऊर्जा तोप संघनित होने लगी, जिससे एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि निकलने लगी। यह देखकर वीर ने तुरंत चेतावनी दी, आलिया, उसे पूरी तरह से हमला करने मत देना। जेड स्केल स्नेक ने एक्सक्विजिट रैबिट का पीछा किया ताकि उसे स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर पर एक्सक्विजिट हेलो लगाने से रोका जा सके। आलिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मेरे सामने इस तरह का दोषपूर्ण हमला मत करो। नीदर ग्रैस्प। अचानक स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर के ठीक दोनों ओर 2 विशालकाय नेदर बोन क्लॉ प्रकट हुए। 2 काले नेदर वॉइड से 2 विशाल नेदर बोन क्लॉ अचानक बाहर निकले और स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर को प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी गर्दन से पकड़ लिया। फिर दोनों नेदर बोन क्लॉ ने एक साथ बल लगाया, जिससे स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर का सिर जमीन पर इस तरह से दब गया कि वह हिल नहीं सका। स्टाररी स्काई रोर, जो अभी भी जारी था, पूरा होने से पहले ही बुझ गया और बाघ जमीन पर लगातार संघर्ष करता रहा। यह बहुत बेहतर है। स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर पर रोशनी काफी कम होते देख आलिया ने अपनी आंखों को ढंकने वाला हाथ नीचे किया और संतुष्टि से बोली। दूसरी तरफ विवेक और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। क्या उनका तेज तर्रार योद्धा महज एक ही चाल में पराजित हो गया था? हालांकि यह आंशिक रूप से विवेक द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने के कारण हो सकता है, लेकिन स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर को आसानी से सीमित कर पाना एक साधारण कंट्रोल टाइप वॉर स्पिरिट के लिए संभव नहीं था। तिगु, इसे काट काट कर मार डालो, आलिया ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। गर्जन, इविल आई नेदर टाइगर धीरे धीरे बंधे हुए स्टार गैलोपिंग वॉर टाइगर की ओर बढ़ा और रास्ते भर अपने दांत दिखाता रहा। वहीं रुक जाओ। घबराकर विवेक अपने वॉर स्पिरिट के सामने दौड़ पड़ा। उसने तेज धार वाले खंजर से इविल आई नेदर टाइगर पर हमला कर दिया। वह लाइट एट्रीब्यूट ओरिजिन वॉरियर था और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इविल आई नेदर टाइगर ने उसे ठंडी तिरछी नजर से देखा और उसकी बैंगनी पुतलियां अचानक चमक उठी। डेथ गेज सक्रिय हो जाओ। विवेक की आंखों में बैंगनी रंग का नीदर टाइगर मार्क प्रकट हुआ और तीव्र भय के कारण उसके हाथ में मौजूद खंजर तुरंत गिर गया। गर्जन,
जैसे किसी चूजे को थप्पड़ मारते हैं, वैसे ही बुरी नजर वाले नींदर टाइगर ने विवेक को थप्पड़ मारा और उसे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा, कई घूंट खून उगला और बेहोश हो गया। पल भर में प्रशिक्षण हॉल नंबर 1 में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बैंगनी काले रंग के ईविल आई नीदर टाइगर को हैरानी से घूर रहे थे। ईविल आई नीदर टाइगर अभी भी सुस्त लग रहा था। ये स्पष्ट था कि उसने विवेक और उसके वॉर स्पिरिट को बिना गंभीर हुए ही आसानी से निपटा दिया था। घटक शक्तिशाली ईविल आई नीदर टाइगर को देखकर रोहन कांप उठा। जैसा कि उम्मीद थी, आलिया अब भी उतनी ही शक्तिशाली थी। उसने सोचा था कि पिछले कुछ वर्षों में उसकी अपनी प्रगति काफी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन संभवतः अभी भी उनके और आलिया के बीच बहुत बड़ा विवेक और प्रसेनजीत अपने सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या उनके बड़े भाई को एक मासूम सी दिखने वाली छोटी लड़की ने पल भर में मार डाला था? क्या कोई उन्हें बता सकता है कि आखिर इस दुनिया में क्या गलत हो रहा है? क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं एम्बुलेंस बुलाकर तुम सबको यहाँ से ले जाऊं? वीर ने मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अभी निकल रहे हैं। प्रोसेनजीत और विवेक ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया और निराश होकर विवेक को बाहर ले गए। जैसे ही वे जाने लगे, उनकी मुलाकात जागृति से हुई और उन्होंने तुरंत अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। विवेक का पीला चेहरा देखकर जागृति तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उन्हें ट्रेनिंग हॉल से जाने दिया। उसने प्रशिक्षण हॉल की स्थिति का जायजा लिया, पाया कि उसके किसी भी छात्र को चोट नहीं आई थी और अंत में उसने अपनी निगाह उस दुष्ट दृष्टि वाले नीदर टाइगर पर टिका दी। ये तो बुरी नजर वाला नीदर टाइगर है। जागृति ने एक नजर में ही इस युद्ध आत्मा के स्रोत को पहचान लिया। शिक्षिका जागृति, क्या आप इस युद्ध भावना को पहचानती हैं? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लड़की भट्ट परिवार से है ना? जागृति ने आलिया की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, नमस्कार शिक्षिका जागृति, मैं आलिया हूँ और अब से मैं आपकी छात्रा रहूंगी। आलिया ने जागृति को बहुत विनम्रता से प्रणाम किया और मुस्कुराई। शिक्षिका जागृति ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। स्पष्ट रूप से वह थोड़ी हैरान थी। वह पिछले कुछ दिनों से टीम के चौथे मुख्य सदस्य के बारे में सोच सोचकर अपना दिमाग खपा रही थी और अब भट्ट परिवार की एक प्रतिभाशाली लड़की को सीधे उसके पास भेज दिया गया था। क्या आप वाकई इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में आना चाहते हैं? जागृति ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हम भाई रोहन जहाँ भी जाते हैं मैं भी वहीं जाती हूँ। आलिया ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए सहमति जताई। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर दूंगी। जागृति ने रोहन की तरफ देखा और फिर बेपरवाही से कहा। आलिया अच्छे व्यवहार और समझदारी का परिचय देते हुए शिक्षिका जागृति के पीछे पीछे तेजी से चली गई। जागृति को अचानक कुछ याद आया और वह पीछे मुड़कर बोली, हाँ, काव्या और रोहन पहले से ही चौथे स्तर के युद्ध आत्मा स्वामी हैं और वे आपकी विकास योजना का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? वीर ने अपनी छाती थपथपाते हुए गंभीरता से कहा। शिक्षक जागृति, विकास योजना की तो बात ही छोड़िए, शीर्ष स्तर के जादुई जीव, क्रिस्टल कोर और विकास सामग्री भी पूरी तरह से तैयार है। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। जागृति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, तुम सब आज रात जल्दी घर जाकर आराम करो। कल विकास भवन में जाकर अपने युद्ध आत्माओं को विकसित करो। वह वीर पर पूरी तरह भरोसा करती थी। जब तक वह कहता कि सब ठीक है, वह ज्यादा पूछताछ नहीं करती थी। समझ गया? शिक्षिका जागृति, रोहन और बाकी सभी सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जागृति और आलिया के ट्रेनिंग हॉल से गायब हो जाने के बाद रोहन, काव्या और बाकी सभी ने राहत की सांस ली। इस भीषण और कठिन प्रशिक्षण के बीच एक रात का आराम विशेष रूप से कीमती लग रहा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, इस बार मैं तुम्हारी भाभी को वापस ले आया हूँ। बताओ तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? वीर ने रोहन को कंधे से हल्के से धक्का दिया और आंख मारी। अब और कुछ नहीं, अब से मेरी जिंदगी तुम्हारी है भाई। रोहन ने उत्साह से वीर की पीठ थपथपाते हुए कहा। खांसी खांसी। वीर को झटके से 2 बार खांसी आई और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी जान क्यों चाहिए? बस मुझे किसी और दिन कुछ और अच्छे भोजन खिला दो। आसान है, लेकिन मुझे बताओ तुम आलिया से कैसे मिले? रोहन ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। रोहन को ढूंढने के लिए आलिया चुपके से घर से निकल गई। अकेले ही पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए बीहड़ों का सफर तय किया। दिशा का ज्ञान न होने और स्वच्छता के प्रति अत्यधिक सजग होने के कारण वह रास्ते में भूख से मरने ही वाली थी। उसके लिए यह जगह ढूंढना आसान नहीं था। रोहन, उसे निराश मत करना, वीर ने गंभीर भाव से कहा। पल भर में रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। आलिया की तुलना में वह कहीं ज्यादा कायर लग रहा था। जब भी उसे कोई समस्या आती थी तो वह उससे बचने का ही तरीका जानता था।
जबकि आलिया ने भट्ट परिवार की आरामदायक परिस्थितियों को त्याग दिया और उसे ढूंढने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया। उसे डर था कि वह अपने पूरे जीवन में इस भावना का बदला कभी नहीं चुका पाएगा। मैं रोहन आसमान की कसम खाता हूँ कि इस जीवन में मैं आलिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। रोहन ने 3 उंगलियां जोड़कर आसमान की ओर इशारा करते हुए कसम खाई। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम इसे जरूर कर पाओगे। वीर मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया। वीर, तुमने अभी कहा कि तुमने हमारे लिए विकास की योजनाएं पहले ही तैयार कर ली है, क्या सामग्री भी तैयार है? क्या यह सच है? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने तुम लोगों से कब झूठ बोला है? बिल्कुल सच है। वीर ने बोलते हुए 2 विकास योजनाएं निकाली और उन्हें क्रमशः उन दोनों को सौंप दी। रोहन और काव्या को अपनी अपनी विकास योजनाएं मिलने के बाद दोनों ने स्वयं ही उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। ज्वाला, हुआंग, गोरैया, क्या विकास के बाद मेरे युद्ध आत्मा का यही नाम होगा? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सही। परिपक्व अवस्था में विकसित होने के बाद तुम्हारे फ्लेम स्प्रिट स्पैरो का यही नाम होगा, जो अग्नि प्रकार के शक्तिशाली हमलों के परम धर्म पर केंद्रित होगा। वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन इस विकास के बाद बैटल स्पिरिट स्किल वास्तव में क्या है? काव्या ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, आखिर हर वॉर स्पिरिट अलग होती है। वीर ने परेशान होकर अपना सिर खुजाया। इसके बाद वीर ने काव्या को विकास के लिए आवश्यक सामग्री सौंप दी और उसे कुछ निर्देश दिए। अपनी खुद की विकास योजना को देखकर रोहन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसके युद्ध आत्मा की वास्तव में 2 विकास योजनाएं थीं। भाई, ये 2 विकास पथ आखिर हैं क्या? रोहन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे युद्ध कौशल की परिपक्वता अवस्था को देखते हुए 2 विकल्प हैं। एक है स्वर्गीय सप्तर्षि विशाल कछुआ, जो पृथ्वी तत्व की ओर झुकाव रखता है, और दूसरा है रहस्यमय जल विशाल कछुआ, जो जल तत्व की ओर झुकाव रखता है। यद्यपि दोनों एक ही पूर्ण रूप में विकसित होते हैं और एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए यह चुनाव नहीं कर सकता, वीर ने सच्चाई से कहा। स्वर्गीय सप्तर्षि विशाल कछुआ और रहस्यमय जल विशाल कछुआ, क्या इन दोनों में कोई बड़ा अंतर है? रोहन ने धैर्यपूर्वक पूछा। स्वर्गीय सप्तर्षि विशालकाय कछुए का शरीर बहुत बड़ा होता है और वह पर्वत की तरह अडिग रहकर रक्षा करता है, जबकि रहस्यमयी जल विशालकाय कछुए का शरीर उससे थोड़ा छोटा होता है और उसमें रहस्यमयी जल क्षेत्र जैसी जल प्रकार की गति मंद करने की क्षमता हो सकती है। उनके युद्ध आत्मा कौशल की शैलियां भी काफी भिन्न है, वीर ने गंभीरता से समझाया। रोहन एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिपक्व चरण के युद्ध भाव के रूप में किसे चुने। चाहे वॉर स्पिरिट किसी भी परिपक्व अवस्था में हो, यह बहुत उपयोगी प्रतीत होता था। अब उसे टीम के साथ इसकी अनुकूलता पर विचार करने की आवश्यकता थी। रोहन ने एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, मुझे एक रात सोचने दो। मैं आलिया से इस बारे में ठीक से चर्चा करने की योजना बना रहा हूँ और मैं कल तक निश्चित रूप से फैसला ले लूंगा। ठीक है, आज रात इस बारे में ध्यान से सोचो। इन दोनों विकास सामग्रियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस 2 सामग्रियां अलग हैं, इसलिए विकास करते समय सावधानी बरतनी होगी। वीर ने रोहन के कंधे पर थपथपाते हुए धीरे से कहा। आखिरकार विकास कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कई वर्षों तक उसके साथ रह सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लापरवाह नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने और काव्या ने अपनी व्यक्तिगत चेतना को रोहन के निर्णय को प्रभावित नहीं करने दिया। अगली सुबह वीर और रोहन खुद लड़कियों के छात्रावास में काव्या और आलिया को लेने गए, जिसके बाद वे सभी एक साथ इवोल्यूशन बिल्डिंग की ओर चल दिए। रोहन, क्या तुमने पहले ही तय कर लिया है कि तुम किस परिपक्व अवस्था के युद्ध आत्मा में विकसित होने जा रहे हो? काव्या ने रोहन से पूछा। रोहन ने बगल में बैठी आलिया की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मैंने कल आलिया से इस बारे में काफी देर तक चर्चा की और अंत में हमने पूरी तरह से रक्षात्मक हेवनली डिपर जायंट टर्टल में विकसित होने का फैसला किया। नियंत्रण संबंधी पहलू मैं आलिया पर छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी अनावश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। वीर ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, दरअसल मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारी टीम को इस समय वास्तव में एक रक्षात्मक युद्ध भावना की अधिक आवश्यकता है। समूह के लोग रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे, उनमें घबराहट या चिंता का कोई संकेत नहीं दिखा। आप सब इतने शांत क्यों दिख रहे हैं? क्या वॉर स्पिरिट का विकास एक बेहद तनावपूर्ण प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? आलिया ने उन तीनों को बातें करते और हंसते हुए देखकर पूछा। वह थोड़ी उलझन में थी। आमतौर पर एक वॉर स्पिरिट मास्टर वॉर स्पिरिट के विकास के दौरान बोलने के लिए बहुत घबराया हुआ होता है, या वे पूरी यात्रा के दौरान सफलता दर के बारे में चिंता करते रहते हैं।
हालांकि चाहे कल रात रोहन द्वारा उसकी राय जानने की बात हो या अभी अभी हुई उनकी बातचीत, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने सफलता दर या विकास के स्तर का जिक्र किया हो। जब उसने कल रात रोहन से दोनों वॉर स्पिरिट्स के बीच सफलता दर और ग्रेड के बारे में पूछा तो रोहन ने दृढ़ता से कहा कि इन चीजों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल विकास के मार्ग पर विचार करने की आवश्यकता है। काव्या और रोहन दोनों हल्के से हंसे। उन्होंने वीर की ओर देखा और शांत भाव से कहा, उसकी विकास योजनाएं कभी विफल नहीं हुई, इसलिए आलिया तुम निश्चिंत रहो, कभी असफल नहीं हुए। यह कैसे संभव है? आलिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह जानती थी कि वीर वन विभाग का उपमंत्री है, लेकिन शायद वन विभाग का मंत्री भी विकासवाद की 100% सफलता का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चिंता मत करो आलिया, अगर मुझे खुद पर भरोसा न भी हो तो भी मैं अपने भाई पर शक नहीं करूंगा, वो इस काम में वाकई बहुत माहिर है। रोहन ने वीर के कंधे पर थपथपाया और हंस पड़ा। काव्या ने आलिया के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, मेरी परिपक्वता और मेरे ओरिजिन वॉरियर के रूप में विकास दोनों ही वीर की बदौलत संभव हुए हैं और उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। क्या ओरिजिन वॉरियर के भी विकास? क्या ये सच है? आलिया पूरी तरह से हैरान रह गई। वीर ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया और वे चारों जल्द ही इवोल्यूशन बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। हालांकि प्रवेश द्वार पर जो दृश्य था उसे देखकर वे सभी अचंभित रह गए। इवोल्यूशन बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर प्रिंसिपल अर्जुन और अन्य लोग खड़े थे, जबकि उनकी शिक्षिका जागृति स्वाभाविक रूप से गंभीर भाव के साथ एक तरफ खड़ी थी। उनके अलावा प्रिंसिपल एक सफेद लैब कोट पहने हुए व्यक्ति से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जो कुछ हद तक अधीर लग रहा था। मैं आपसे कह रहा हूं मास्टर लोकेश, इस बार मामला हमारी इंपीरियल बीस्ट अकादमी के भविष्य से जुड़ा है। आपको इस पर मेरी निगरानी करने में मेरी मदद करनी होगी। प्रिंसिपल ने घबराए हुए चेहरे के साथ दूसरे व्यक्ति के हाथों को पकड़ते हुए कहा। ये मास्टर लोकेश एक स्पिरिट रिसर्च मास्टर थे, जिन्हें प्रिंसिपल ने शीर्ष 10 रैंक वाली वॉर स्पिरिट अकादमी से आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। शुरू में तो मास्टर लोकेश आने को तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में प्रिंसिपल ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाई, और वे प्रति मिनट के हिसाब से शुल्क भी ले रहे थे। प्रधानाचार्य जी, आप निश्चिंत हो जाइए, ये तो बस परिपक्वता की अवस्था है ना? ये तो बहुत आसान है, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य, जिसे मास्टर लोकेश कहकर पुकारते थे, वह मुस्कुराया और उसके पीले दांत दिखाई दिए। प्रधानाचार्य जी, मैंने पहले ही कह दिया है कि लोकेश मास्टर की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे इसे खुद कर सकते हैं। यह देखकर जागृति चिंतित हो गई और प्रधानाचार्य जी को समझाने की कोशिश करने लगी। लोकेश ने जागृति को ठंडी निगाहों से देखा और ताना मारते हुए कहा, क्या मजाक है? इन छात्रों का दुनिया से अनभिज्ञ होना एक बात है, लेकिन उनके कक्षा शिक्षक के रूप में तुम सचमुच उनके साथ खिलवाड़ कर रही हो। अगर विकास विफल हो जाता है तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगी? यह देखकर प्रधानाचार्य ने भी कहा, मास्टर लोकेश सही कह रहे हैं, इस बार हम प्रथम श्रेणी की अकादमी बन पाएंगे या नहीं, ये इन बच्चों पर निर्भर करता है। हम किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं बरत सकते। प्रिंसिपल अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए हैं और उनके लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने तुरंत वीर और अन्य लोगों को देख लिया जो अभी अभी पहुंचे थे। बच्चों, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। प्रधानाचार्य अर्जुन ने जल्दी से उन्हें हाथ हिलाकर बुलाया और चिल्लाकर कहा। वीर सबसे पहले आगे बढ़ा और बहुत ही विनम्रता से बोला, नमस्कार प्रधानाचार्य जी। नमस्कार शिक्षिका जागृति। नमस्कार वीर, ये हैं मास्टर लोकेश, जिन्हें मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बुलाया है। ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शोध गुरु हैं। इस बार ये तुम्हारी उन्नति को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाचार्य ने तुरंत मास्टर लोकेश का परिचय कराया, जो उनके बगल में खड़े थे। मास्टर लोकेश का भाव अभी भी अभिमानपूर्ण था। उन्होंने अपना सिर ऊंचा करके हिलाया और उदासीनता से कहा, अब मुझे अपनी विकास योजनाएं दिखाओ, मेरा समय बहुत कीमती है। वीर ने प्रधानाचार्य की ओर असमंजस भरे चेहरे से देखा और कहा, प्रधानाचार्य जी, मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस विकास पर पूरा भरोसा है, इसलिए मास्टर लोकेश को परेशान न करें। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ये गुरुजी तुम्हारे लिए सब कुछ जांच रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ बहाने बना रहे हो। अगर प्रधानाचार्य जी का चेहरा न होता तो मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर भी नहीं आता। गुरुजी, लोकेश ने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकते हुए चिल्लाया। मास्टर लोकेश, गुस्सा मत कीजिए, एक बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? प्रिंसिपल ने झट से मास्टर लोकेश को पीछे खींचा, फिर वीर को घूरते हुए गुस्से से कहा, वीर जल्दी करो और समीक्षा के लिए अपनी विकास योजनाएं मास्टर लोकेश को सौंप दो।
कोई विकल्प न होने पर वीर ने तीनों विकास योजनाओं को सीधे मास्टर लोकेश को सौंप दिया। आखिरकार वह जानता था कि प्रधानाचार्य सचमुच उनकी परवाह करते हैं और फिलहाल उनके पास उन्हें पूरी तरह से अपने पर विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं था। मास्टर लोकेश ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी सांस ली और वीर के हाथ से विकास की तीनों योजनाएं ले ली। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। ये किस तरह का कचरा है? अगर इस तरह की चीज भी सफलतापूर्वक विकसित हो सकती है तो मैं अपना नाम लोकेश उल्टा लिखूंगा। मास्टर लोकेश ने अपने हाथ में मौजूद तीनों विकास योजनाओं को तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ फेंक दिया। वीर ने भौहें चढ़ाई, थोड़ा झुककर तीनों विकास योजनाओं को उठाया और गहरी आवाज में कहा, तुम उपनाम मन्ना, कृपया बोलते समय थोड़ा सम्मान दिखाओ। मास्टर लोकेश की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने वीर की ओर इशारा करते हुए प्रधानाचार्य पर चिल्लाते हुए कहा, क्या यही आपके इंपीरियल बीस्ट अकादमी के छात्रों का स्तर है? अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि आप मुझसे जेड स्केल स्नेक जैसे और फ्लेम स्पिरिट स्पैरो जैसे किसी ऐसे घटिया वॉर स्पिरिट की जांच करवाना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है, तो आप मुझे चाहे कितना भी पैसा दे देते, मैं नहीं आता। हम तुम्हारे जैसे निकम्मे को स्प्रिट रिसर्च मास्टर कहने की हिम्मत कैसे हुई? पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पैसे भी दूं तो भी काम पर नहीं रखूंगा। वीर ने ठंडी सांस ली और फिर काव्या से धीरे से कहा, काव्या चलो चले। अरे बदमाश, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मास्टर लोकेश को कभी इस तरह का बर्ताव नहीं झेलना पड़ा। आज मैं अपनी आंखों से तुम्हारी विकास प्रक्रिया को विफल होते देखूंगा और तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मंगवाऊंगा। मास्टर लोकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे दहाड़े। वह जिस भी अकादमी में जाता हर कोई उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता था। उसने कभी किसी ऐसे छात्र को नहीं देखा था जिसने इस तरह उसका अपमान करने की हिम्मत की हो। ये तो सरासर उसके चेहरे को पैरों तले रौंदने जैसा था। ओह, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा? वीर ने अचानक अपना सिर घुमाया और धीरे से पूछा, क्या ये बेकार की चीज कामयाब हो सकती है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मास्टर लोकेश ने तिरस्कार से कहा, मैंने अगर कहा था अगर मैं सफल हो गया तो तुम क्या करोगे? वीर के होंठ एक अजीब से चाप में मुड़ गए और उसने व्यंग्य किया, अगर तुम सफल हुए तो मैं घुटने टेक कर तुमसे क्षमा मांगूंगा और फिर आध्यात्मिक साधना की दुनिया से विमुख हो जाऊंगा। मास्टर लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम हार गए तो? अगर मैं असफल हो गया तो मैं घुटने टेक कर आपसे क्षमा मांगूंगा, फिर युद्ध आत्मा की दुनिया से वापस चला जाऊंगा। क्या आप संतुष्ट हैं? वीर ने हल्के स्वर में कहा। मास्टर लोकेश की निगाहें चारों ओर घूमी, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? कम से कम ये एक परिपूर्ण विकास होना चाहिए। पूर्ण विकास? वीर ने सिर हिलाया। क्या अब डर गए? अभी तो तुम काफी घमंडी लग रहे थे ना? मास्टर लोकेश ने घमंडी लहजे में कहा, तुमने गलत समझा है। परिपूर्ण विकास की तो बात ही छोड़ो, ये अति परिपूर्ण विकास होना चाहिए। अगर हम तीनों में से एक भी असफल हुआ तो मैं हार जाऊंगा। वीर ने दृढ़ आंखों से कहा, हा हा हा, तुम अब तक के सबसे घमंडी विद्यार्थी हो। शाबाश, तुम्हें शाबाश, एक ऐसे अय्याश को जो आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इन सभी के लिए कैसे परम परिपूर्ण विकास हासिल करते हो। मास्टर लोकेश ने बेहद गुस्से में हंसते हुए कहा। उनकी आवाज में एक भयावहता थी। प्रधानाचार्य किनारे खड़े स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत वीर को एक तरफ खींचा और घबराते हुए कहा, वीर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने इतनी बड़ी रकम का दांव कैसे लगा दिया? वीर मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, प्रिंसिपल जी, कृपया चिंता न करें। आपने मुझे कभी भी ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा है जिस पर मुझे भरोसा न हो। ये आपने नहीं किया है। प्रधानाचार्य ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। बस निश्चिंत रहें और मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। इसके बाद वीर काव्या और अन्य लोगों को लेकर इवोल्यूशन बिल्डिंग में प्रवेश कर गया। जागृति जी और प्रधानाचार्य अर्जुन भी उनके पीछे पीछे गए। प्रधानाचार्य मास्टर लोकेश के बगल में खड़े रहे और तुरंत माफी मांगते हुए बोले, मुझे खेद है मास्टर लोकेश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज चीजें इस तरह से घटित होंगी। प्रधानाचार्य जी, क्या आप इन्हीं छात्रों की तारीफ हर रोज करते हैं और आप इनसे सेंट्रल भारत लीग में शीर्ष 10 में आने की उम्मीद करते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ आप और भी भ्रमित होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे प्रारंभिक दौर भी पार कर पाएंगे। अप्रत्याशित रूप से मास्टर लोकेश ने न केवल माफी की सराहना नहीं की बल्कि प्रधानाचार्य को फटकार भी लगाई। बोलने के बाद वे इवोल्यूशन बिल्डिंग के अंदर की ओर चले गए। मिट्टी की मूर्ति को भी गुस्सा आ जाता है। प्रधानाचार्य द्वारा आमंत्रित किए जाने के बावजूद स्कूल के साथ साथ बार बार इस तरह अपमानित होने से उनका धैर्य टूट गया। वह उदास चेहरे के साथ इवोल्यूशन बिल्डिंग में दाखिल हुआ। अब वह मास्टर लोकेश के साथ नहीं बल्कि जागृति जी
और प्रिंसिपल अर्जुन के साथ खड़ा था। वीर ने विकास की योजनाएं उन दोनों को फिर से सौंप दी और निर्देश दिया, अपना समय लो और यह सुनिश्चित करो कि तुम क्रम में कोई गलती ना करो। काव्या और रोहन वर्मा दोनों ने अपनी अपनी विकास योजनाएं ली और अपने अपने विकास समूहों की ओर चल पड़े। वीर भी अपने इवोल्यूशन पॉड की ओर चल पड़ा। तीनों इवोल्यूशन पॉड के दरवाजे एक साथ बंद हो गए। इस बार वे तीनों दूसरी मंजिल पर स्थित विकास कक्षों में दाखिल हुए, जो पहली मंजिल पर स्थित कक्षों की तुलना में कहीं अधिक बड़े थे और उनमें लगे उपकरण भी कहीं अधिक उन्नत थे। वीर ने सबसे पहले विकास की सभी सामग्रियां निकाली और फिर विकास योजना में दिए गए क्रम के अनुसार चरण दर चरण आगे बढ़ा। पहले जानवर के मूल तत्व को शोधन बॉक्स नंबर 5 में डालें, फिर थंडर जेड मज्जा को शमन बॉक्स नंबर 23 में डालें और 52 मिनट के बाद फिर वीर द्वारा विकास सामग्री को एक एक करके व्यवस्थित रूप से शोधन बक्सों में रखा गया। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। आखिरकार वीर ने आधा साल पवन विभाग में बिताया था और उसने विकास औषधि को परिष्कृत करने की तकनीक पर एल्डर चतुर्वेदी की सच्ची शिक्षाओं में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी, जिससे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। 2 घंटे बाद शोधन बॉक्स से एक सूचना ध्वनि के साथ सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक विकासवादी तरल सफलतापूर्वक उत्पादित किया गया। वीर ने सावधानी पूर्वक विकास की आत्मा का तरल पदार्थ निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक उसकी जांच पड़ताल की। इस हल्के सुनहरे रंग के विकासवादी आध्यात्मिक तरल से भयंकर गर्जना शक्ति निकल रही थी और ढक्कन लगा होने के बावजूद भी उसे एक असामान्य सुगंध आ रही थी। वीर ने तुरंत अपनी युद्ध शक्ति को जगाया। जैसे ही जेड स्केल्स वाला सांप प्रकट हुआ, वह उत्तेजित होकर वीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और लगातार अपनी जीभ हिलाता रहा। भाई टी, इसे पियो। इसे पीने के बाद तुम एक परिपक्व अवस्था के युद्ध आत्मा में परिवर्तित होने वाले हो। बोलते बोलते वीर ने सीधे विकास की आत्मा के तरल पदार्थ की बोतल का ढक्कन खोला और एक बूंद भी बर्बाद किए बिना सारा तरल पदार्थ भाईटे के मुंह में डाल दिया। जैसे ही भाईटे ने विकास की आत्मा का सारा तरल पदार्थ पी लिया, उसमें तुरंत बड़े बदलाव आने लगे। उसके शरीर पर मौजूद सभी शल्क धीरे धीरे झड़ने लगे और उसका शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बड़ा होने लगा। जेड स्केल्स सांप, जो मूल रूप से केवल लगभग 10 मीटर लंबा था, धीरे धीरे बड़ा होता गया, लगभग 15 मीटर की लंबाई को पार करने वाला था और अभी भी लगातार बढ़ रहा था। नए बड़े और सख्त शल्क भी तेजी से उगाए। उनका रंग अभी भी जेड की तरह बर्फीला सफेद था, लेकिन वे अधिक नुकीले और सख्त दिखते थे, जिनसे ठंडी रोशनी की किरणें निकलती थीं। शरीर के आकार में बदलाव के अलावा जेड स्केल्स स्नेक के सिर के दोनों ओर 2 विशाल सांप के मुकुट उगाए, जो 2 छोटे सींगों की तरह दिखते थे। गर्जन भाईटी को बहुत दर्द हो रहा था। उसका आधा शरीर सीधा खड़ा होने लगा और सिर के नीचे का हिस्सा थोड़ा झपटा होकर सुनहरे पैटर्न से ढकी एक हुड में बदलने लगा। इस हुड पर घने और उत्कृष्ट सुनहरे पैटर्न बने हुए थे, जो आकाश में चमकती बिजली की तरह सुंदर थे और चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर रहे थे। इसका पूरा शरीर भीषण बिजली से ढका हुआ था। विकास अवस्था की हल्की बिजली की तुलना में इसकी शक्ति 2 गुनी से भी अधिक थी। भाईटी, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? वीर ने अपना सिर उठाया और अपनी विकसित युद्ध शक्ति को देखते हुए आश्चर्य से कहा। 7 रंगों वाले जेड स्केल्स सांप का पूर्ण विकास होकर वह 7 रंगों वाले जेड स्केल्स अजगर बन चुका था। वीर पर इसका दबाव इतना प्रबल था कि उसने अब तक जितने भी परिपक्व अवस्था के युद्ध कौशल देखे थे, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वीर ने तुरंत अपने जेड स्केल्स स्नेक के एट्रीब्यूट डेटा की जांच की। 7 रंगों वाला जेड स्केल अजगर, गर्जना तत्व, परिपक्व अवस्था, चौथा स्तर, तीसरा स्तर, सुपर परफेक्ट, मृत्यु कुंडल, भयंकर गर्जना, नागराजा की छाया, गर्जना पूर्ण शक्ति। वीर ने बैटल स्पिरिट क्वालिटी कॉलम को काफी देर तक देखा और आश्चर्य से कहा, सुपर परफेक्ट, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने सीधे 5 स्तर का एक्सट्रीम इवोल्यूशन पूरा कर लिया है? डिंग, होस्ट ने पहली बार चरम विकास पूरा कर लिया है, जिसके बदले में आपको एक डेमन स्पिरिट कोडेक्स मिलेगा। कृपया इसे स्वयं चुनें। क्या आप दानव आत्मा संहिता चुनने के लिए आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं? वीर के स्तब्ध होने के ठीक बाद उसके दिमाग से लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि सुनाई दी। एक पल के लिए वीर का मनोबल बढ़ा। आखिर हो क्या रहा था? वीर ने अपने सामने मौजूद हाँ और नहीं सिस्टम विकल्पों को देखा और उसका पूरा दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। क्या इससे उसे दूसरी युद्ध भावना मिलेगी? लेकिन उसे किस प्रकार की युद्ध भावना चुननी चाहिए? वीर ने कुछ देर तक संकोच किया, फिर उसने बड़े चतुर्वेदी को वीडियो कॉल
करके उनकी राय पूछने का फैसला किया। बड़े चतुर्वेदी ने वीर की कॉल का लगभग तुरंत जवाब दिया। वीर पिछले कुछ महीनों से सुनसान एकांत क्षेत्र में था, जहां उसका फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उससे कोई भी संपर्क नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि एल्डर चतुर्वेदी भी नहीं। क्या इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है? आजकल तुम कैसे हो बूढ़े? वीर मुस्कुराया और शरारती अंदाज में बोला, बकवास बंद करो बच्चे। मैंने सुना है कि तुमने खूंखार बिजली वाले टायरेनोसोरस रेक्स को सफलतापूर्वक हरा दिया है। बधाई हो, बड़े चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे वीर के पीछे 7 रंगों वाले जेड स्केल अजगर की धुंधली सी झलक दिखाई दी, लेकिन उसकी निकट दृष्टि दोष के कारण उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। जब उसने अपना चश्मा उठाया और वीर के पीछे 7 रंगों वाले जेड स्केल अजगर को स्पष्ट रूप से देखा तो वह चौंक गया। बड़े चतुर्वेदी, ये है व्हाइट टी। ये अभी अभी 7 रंगों वाले जेड स्केल अजगर में बदल गया है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। आप डरे तो नहीं थे ना? वीर ने चिढ़ाते हुए कहा। मजाक, ये बूढ़ा आदमी कैसे डर सकता है? बड़े चतुर्वेदी ने अजीब तरह से खांसा, फिर ध्यान से उसकी जांच की और हल्के स्वर में कहा, तुम्हारा 7 रंगों वाला जेड स्केल अजगर आम जेड स्केल अजगरों से थोड़ा अलग दिखता है। लगता है आम जेड स्केल अजगरों के सिर पर सांपों का मुकुट नहीं होता, और इसके फन पर ये सुनहरे पैटर्न किस बात के हैं? ये देखकर कि बड़े चतुर्वेदी का ध्यान जेड स्केल अजगर की ओर आकर्षित हो गया है, वीर ने जल्दी से वहाइटे को एक तरफ रख दिया और गंभीरता से कहा, बड़े चतुर्वेदी, मुझे आपसे कुछ गंभीर बात करनी है, इसलिए कृपया अभी मेरे वहाइटे की चिंता न करें। मुझे पता था बेटा, तुम तभी आओगे जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी। बोलो, क्या बात है? बड़े चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े चतुर्वेदी जी, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन कृपया ज्यादा उत्साहित मत होइए। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ बड़े चतुर्वेदी जी को आगाह किया। तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो, मैं अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुका हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम मुझे डरा नहीं सकते। बड़े चतुर्वेदी ने वीर की बातों को गंभीरता से न लेते हुए मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। तो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, अगर अभी मुझे दूसरा बैटल स्पिरिट मिल सकता है तो आपके हिसाब से कौन सा बैटल स्पिरिट बेहतर रहेगा? वीर ने संकोच से पूछा। क्या तुम फिर से दिन दहाड़े देवा स्वप्न देख रहे हो बच्चे? मैंने कभी किसी को बीच में ही दूसरी युद्ध आत्मा को जागृत करते नहीं सुना। एल्डर चतुर्वेदी ने भौहें चढ़ा ली। बड़े चतुर्वेदी, क्या आपका मतलब ये है कि कुछ लोग दोहरी युद्ध आत्माओं के साथ पैदा होते हैं? वीर ने संकेत को समझा और संदेह से पूछा। बिल्कुल, हालांकि ऐसे प्रतिभाशाली लोग बेहद दुर्लभ होते हैं। मैंने तो लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है, बुजुर्ग चतुर्वेदी ने कहा। वीर ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बूढ़े आदमी। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे दूसरा बैटल स्पिरिट मिले तो मुझे किस तरह का बैटल स्पिरिट चुनना चाहिए? वीर के गंभीर चेहरे को देखकर एल्डर चतुर्वेदी ने भी काफी देर तक सोच विचार किया और फिर उत्तर दिया, तुम्हारा पहला बैटल स्पिरिट आक्रमण प्रकार का बैटल स्पिरिट है, इसलिए मैं किसी अन्य आक्रमण प्रकार के बैटल स्पिरिट की सलाह नहीं देता। तुम सपोर्ट प्रकार, कंट्रोल प्रकार या डिफेंस प्रकार का बैटल स्पिरिट चुन सकते हो। फिलहाल मैं सपोर्ट टाइप पर विचार नहीं करूंगा। डिफेंस टाइप की बात करें तो वो मेरे स्टाइल से मेल नहीं खाता। क्यों ना मैं कंट्रोल टाइप ही चुन लूं? वीर ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला कर लिया। उसने सोचा कि उसकी बैटल स्पिरिट की आक्रमण शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन सहयोग करने के लिए एक कंट्रोल टाइप के बिना अकेले ही तेजी से चलने वाले लक्ष्यों को भेदना मुश्किल होगा। अगर उसके पास कंट्रोल टाइप बैटल स्पिरिट होती तो वह 7 क्लर्ड जेड स्केल पाइथन की अति शक्तिशाली आक्रमण शक्ति को अधिकतम कर सकता था। यदि हम नियंत्रण प्रणाली की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक साहसिक विचार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप थॉर्न एम्प्रेस के बारे में जानते हैं? आचार्य चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्पष्ट रूप से उन्हें सस्पेंस में रखने की कोशिश करते हुए। आचार्य चतुर्वेदी, मुझे चिढ़ाना बंद करो। क्या थॉर्न एम्प्रेस में कुछ खास बात है? क्या पौधों की प्रजाति वाले युद्ध आत्मा हमेशा से ही बहुत कमजोर नहीं रहे हैं? वीर ने अधीरता से पूछा। युद्ध आत्मा क्षेत्र में यह एक सर्वविदित तथ्य था कि पशु प्रकार की युद्ध आत्माएं पादप प्रकार की युद्ध आत्माओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। चूंकि आचार्य चतुर्वेदी उन्हें एक पादप प्रकार के युद्ध आत्मा की अनुशंसा कर रहे थे, इसलिए इसके पीछे कोई अनूठा कारण अवश्य ही रहा होगा। आखिरकार जब युद्ध आत्माओं के इतिहास पर शोध की बात आती है तो शायद आचार्य चतुर्वेदी से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। पौधे प्रकार के युद्ध आत्माएं सतही तौर पर कमजोर दिखाई देती हैं। यह सब महज एक भ्रम है, या यूं कहें कि बहुत कम लोग ही इनका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। ये पशु प्रकार के युद्ध आत्माओं से बिल्कुल भी हीन नहीं है। क्या आपने थॉर्न एम्प्रेस के बारे में सुना है? यह सबसे कमजोर फ्लावर स्पिरिट से विकसित हुई है, फिर भी इसकी क्षमता अनंत है।
यदि सभी पादप प्रकार के युद्ध आत्माओं में से किसी एक को सम्राट चुनना हो तो संभवतः यही थॉर्न एम्प्रेस होगी। आचार्य चतुर्वेदी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, पौधों के प्रकार वाले युद्ध आत्माओं में सम्राट, कांटे की महारानी, क्या वह इतनी शक्तिशाली है? वीर ने संदेह पूर्वक पूछा, क्या आपके पास पवित्र आत्मा सचित्र पुस्तिका है? उसमें आपको कांटेदार महारानी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आचार्य चतुर्वेदी ने वीर को झुंझलाहट भरी नजर से देखा और सपाट स्वर में कहा। वीर ने झटपट अपने स्टोरेज रिंग से सेक्रेड स्पिरिट इलस्ट्रेटेड हैंडबुक निकाली और इंडेक्स की जांच करने के बाद आखिरकार उसे थॉर्न एम्प्रेस का परिचय मिल गया। 300 वर्ष से भी अधिक समय पहले फूलों की परी के नाम से जानी जाने वाली एक अद्वितीय शक्ति का वास था, जिसने सबसे कमजोर फूल आत्मा को कांटे की महारानी में परिवर्तित कर दिया। उसने उस अभूतपूर्व और विनाशकारी युद्ध में भाग लिया। इस फूल परी ने उस युद्ध के दौरान कांटे की महारानी का नेतृत्व करते हुए सभी राक्षसों की सेना को तहस नहस कर दिया। कांटेदार फूलों की महारानी द्वारा निर्मित अथाह सागर सभी राक्षसी जीवों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया। यहाँ तक कि प्रभुत्वशाली स्तर के जादुई जीव भी उसे देखकर उसकी तीखी धार से बचने के लिए मजबूर हो जाते थे। वीर ने धीरे से किताब बंद कर दी। मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं। आचार्य चतुर्वेदी, हालांकि यह प्रभावशाली लगता है, फिर भी ऐसे युद्ध आत्माएं हैं जिनका युद्ध रिकॉर्ड इससे भी बेहतर है। आप विशेष रूप से इस थॉर्न एम्प्रेस को क्यों पसंद करते हैं? आचार्य चतुर्वेदी ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, ना समझ लड़के, कांटेदार साम्राज्य का पद जरा ध्यान से देख लो। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब को दोबारा खोला। उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। एक चरम रूप का राक्षसी जानवर। वीर विस्मय बोध से भर उठा। यह सोचना कि केवल परम रूप वाले राक्षसी जानवर का उल्लेख पवित्र आत्मा संहिता में किया गया था, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि थॉर्न एम्प्रेस के पास अपने परम रूप में रहते हुए भी एक संत आत्मा शरीर के बराबर शक्ति थी? अगर यह बात सचमुच सच होती तो उस थॉर्न एम्प्रेस की ताकत और क्षमता को वाकई अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला कहा जा सकता था। आचार्य चतुर्वेदी ने विजयी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, कंठ महारानी एकमात्र परम रूप युद्ध आत्मा है जिन्होंने 300 वर्ष पूर्व उस महान युद्ध में इतनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ भाग लिया था। क्या आप अब भी सोचते हैं कि पादपों प्रकार की युद्ध आत्माएं कमजोर हैं? वीर ने भावहीनता से सिर हिलाया, मानो उसे अपना जवाब पहले से ही पता था। उसने उत्साह से कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद आचार्य चतुर्वेदी। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। यद्यपि यह थॉर्न एम्प्रेस अंतिम चरण में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन प्रारंभिक चरणों में वह वास्तव में बहुत ही। आचार्य चतुर्वेदी एक क्षण के लिए रुके और फिर बोले, खैर, आप समझ गए होंगे। तो फिर उसकी शक्ति में चरम वृद्धि लगभग कब होती है? वीर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कम से कम परिपक्व अवस्था के दौरान तो, आचार्य चतुर्वेदी ने उत्तर दिया। वीर की आंखें चमक उठीं। वह इस समय चौथे स्तर का युद्ध आत्मा मास्टर था, इसलिए वह उस कमजोरी के द्वार को पूरी तरह से पार कर जाएगा। आचार्य चतुर्वेदी, तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, आप काम पर वापस जाइए। वीर अब अधीर हो गया था और उसने तुरंत फोन काट दिया। हाँ, वीर ने बिना किसी झिझक के अपने सामने मौजूद सिस्टम चैन इंटरफेस पर क्लिक किया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने जोरदार प्रहार किया हो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही आध्यात्मिक चेतना जगत में प्रवेश कर रहा हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, विभिन्न युद्ध आत्माओं के लगातार बहस करने की आवाजें उसके कानों तक पहुंची। आकाश तैरते हुए दानव आत्मा संहिताओं से भरा हुआ था। विभिन्न रंगों और शैलियों की दानव आत्मा संहिताएं लगातार वीर के चारों ओर घूम रही थीं। इसके अलावा कई अधीर युद्ध आत्माओं के पास वास्तव में दानव आत्मा संहिताएं खत्म हो गईं। वे आत्मा शरीरों में परिवर्तित हो गईं और वीर के कान में लगातार बड़बड़ाती रही, स्वामी, मैं 6 पूंछ वाला अग्नि लोमड़ी हूँ और मैं एक बहुत शक्तिशाली युद्ध आत्मा हूँ। अरे हट जाओ, मैं समुद्र की रानी हूँ जो हजारों जलीय जीवों को आदेश देने में सक्षम हूँ। तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। मैं फीनिक्स संत हूँ। जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती है तो तुम में से कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? वीर के चारों ओर कई युद्ध आत्माएं बड़बड़ा रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। अगर वे सभी आत्मा शरीर के रूप में नहीं होते तो शायद वे पहले ही भयंकर लड़ाई शुरू कर चुके होते। वीर ने अपने चारों ओर भयंकर बहस कर रहे राक्षसी आत्माओं के ग्रंथों को देखा और एक क्षण के लिए व्याकुल महसूस किया। अगर ये सभी शक्तिशाली युद्ध आत्माएं उसकी होती तो यह कितनी अद्भुत बात होती।
सिस्टम, क्या मैं उन सभी को ले सकता हूँ? वीर ने कमजोर स्वर में पूछा। हालांकि सिस्टम की ठंडी आवाज ने वीर को जवाब दिया, नहीं, तुम केवल एक ही दानव आत्मा संहिता चुन सकते हो। जल्दी चुनो। अगर मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। इतना कठोर क्यों होना? कंजूस भूत, वीर ने धीरे से बुदबुदाया। वीर ने एक बार फिर अपने आसपास मौजूद विभिन्न युद्ध आत्माओं का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनमें से कई मानवाकार युद्ध आत्माएं थीं जो स्पष्ट रूप से निम्न स्तर की युद्ध आत्माएं नहीं थीं। ये सभी परम रूप होने चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यदि वह दानव आत्मा संहिता का चयन करता है तो प्रारंभिक युद्ध आत्मा किस श्रेणी की होगी। सिस्टम, मैं पूछना चाहता हूँ, दानव आत्मा संहिता चुनने के बाद युद्ध आत्मा का रैंक क्या होगा? क्या यह शिशु आत्मा अवस्था में होगा? वीर ने कुछ उलझन में पूछा। सिस्टम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये तुम्हारे पहले युद्ध बोध के समान ही रैंक का होगा। तो इसका मतलब है कि यह परिपक्वता का दौर होगा। वाह, बहुत बढ़िया, वीर ने मन ही मन कहा। हालांकि अगर उसे इसे विकसित करने के लिए खुद सामग्री एकत्र नहीं करनी पड़ती है तो कोई भी इस दूसरे युद्ध आत्मा की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकता है। वीर अब भी चिंतित था, इसलिए उसने आगे पूछा, सिस्टम, अगर यह परिपक्व अवस्था है तो युद्ध भावना की गुणवत्ता क्या होगी? यह सुपर परफेक्ट तक पहुंचने में असफल तो नहीं होगी, है ना? दूसरे युद्ध भाव की गुणवत्ता मेजबान के पहले युद्ध भाव की गुणवत्ता के अनुरूप ही रहेगी। सिस्टम ने यंत्रवत उत्तर दिया, मेरी पहली युद्ध भावना की गुणवत्ता के अनुरूप ही। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह भी 5 SS स्तर का सुपर परफेक्ट इवोल्यूशन होगा? यह तो शानदार है, वीर ने मन ही मन कहा। इस क्षण वीर के मन में मौजूद संदेह पूरी तरह से गायब हो गए और उसने हवा में तैर रहे दानव आत्मा संहिताओं के बीच थॉर्न एम्प्रेस की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन पूरी तरह से खोजबीन करने के बाद भी वह थॉर्न एम्प्रेस को नहीं ढूंढ पाया। वीर को थोड़ी चिंता हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दानव आत्माओं के ग्रंथों में थॉर्न एम्प्रेस मौजूद न हो? सभी छोटी पुजारियों, मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन जानती है कि थॉर्न एम्प्रेस कहाँ है? वीर ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कमजोर स्वर में पूछा। तुरंत ही बहस कर रहे सभी वॉर स्पिरिट फैंटम शांत हो गए। वीर की ओर कुछ निराशा से देखा और फिर सामूहिक रूप से रास्ता साफ कर दिया। लकड़ी की बनी एक दानव आत्मा की पुस्तिका हवा में चुपचाप तैर रही थी। कोई अन्य दानव आत्मा की पुस्तिका उसके कई मीटर के दायरे में नहीं आई और न ही उसने अन्य युद्ध आत्माओं की तरह वीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई प्रेत प्रकट किया। ये दानव आत्मा संहिता लकड़ी की बनी थी और गहरे लाल रंग की थी। इस पर घनी आकृतियां बनी हुई थीं और कई गहरे लाल रंग के कांटे इसके चारों ओर लिपटे हुए थे, जिससे ये बेहद खूबसूरत लग रही थी। वीर धीरे धीरे थॉर्न एम्प्रेस के ठिकाने की ओर बढ़ा। रास्ते में युद्ध आत्मा के किसी भी प्रेत ने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वे बहुत डरे हुए हों। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप थॉर्न एम्प्रेस हैं? वीर उस दानव आत्मा संहिता के सामने खड़ा हुआ और गहरी आवाज में पूछा। हालांकि उसके सामने मौजूद दानव आत्मा संहिता का वीर को कोई जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और वह चुपचाप हवा में तैरती रही। वीर की भौहें तन गईं और उसने दानव आत्मा संहिता को छूने के लिए हाथ बढ़ाने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह वास्तव में दानव आत्मा संहिता को छू पाता, कई लाल रंग की कांटेदार लताएं वीर की बाह की ओर तेजी से बढ़ी। वीर दर्द से कराहते हुए तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक उसके हाथ पर एक गहरा लाल निशान पड़ चुका था। मूर्ख मनुष्य, इस महारानी को मत छुओ। अचानक एक ठंडी और दबंग महिला की आवाज हवा में गूंजी, जिससे वीर चौंक गया और तेजी से 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। कितनी शक्तिशाली आभा है, वीर ने गंभीर भाव से कहा। लगता है इस थॉर्न एम्प्रेस का मिजाज भी कुछ खास अच्छा नहीं है। इतने सारे युद्ध आत्माएं उसकी युद्ध आत्मा बनने के लिए होड़ कर रही थीं, फिर भी यह थॉर्न एम्प्रेस उसे नीचा दिखा रही थी। हालांकि इस छोटी सी बाधा से वीर का मन नहीं बदला, बल्कि इससे वह अपने विश्वास में और भी दृढ़ हो गया। वीर ने तुरंत सिस्टम से संपर्क किया और गहरी आवाज में कहा, सिस्टम, मैं थॉर्न एम्प्रेस को चुनता हूँ। वीर द्वारा अपना चुनाव करने के बाद संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना, जगत के सभी दानव आत्मा संहिताएं धीरे धीरे गायब होने लगी। केवल थॉर्न एम्प्रेस की दानव आत्मा संहिता ही शेष रह गई। वीर भी धीरे धीरे अपनी नींद की अवस्था से जाग उठा और एक बार फिर वास्तविक दुनिया में लौट आया। जागने के बाद उसने सबसे पहले यही जांच की कि वह सफल हुआ है या नहीं। राक्षसी आत्मा संहिता प्रकट हो। वीर ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी दानव आत्मा संहिता को बुलाने लगा। तुरंत ही वीर के दाहिनी ओर पहला दानव आत्मा संहिता प्रकट हुआ। ये वही सफेद जेड पत्थर का दानव आत्मा संहिता था।
इसके बाद गहरे लाल रंग के लकड़ी के तत्वों का एक समूह धीरे धीरे संघनित हुआ और उसके बाईं ओर गहरे लाल रंग की लकड़ी से बनी एक दानव आत्मा संहिता प्रकट हुई। यह एक सफलता है। वीर लकड़ी के दानव आत्मा संहिता को हथियाने के लिए बेताब था। इस बार आध्यात्मिक चेतना जगत की वह अजीबोगरीब स्थिति दोबारा नहीं उत्पन्न होगी। इस दानव आत्मा संहिता ने वीर का विरोध करने का कोई व्यवहार नहीं दिखाया और इसके चारों ओर लिपटी हुई कई कांटेदार लताएं वास्तव में काफी आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ हट गईं। वाह! वीर ने गहरी सांस ली और गंभीरता से दानव आत्माओं की संहिता का पहला पृष्ठ खोला। उसकी नजरों के सामने एक मानवाकार युद्ध आत्मा थी जिसके कमर तक लंबे धधकते लाल बाल थे और उसका शरीर गहरे लाल कांटों से लिपटा हुआ था जो नुकीले कांटों के कवच का रूप धारण किए हुए थे। वह कांटों के घने झुरमुट के बीच शांत और निर्मल भाव से खड़ी थी। चारों ओर फैली कांटेदार लताएं बिना हवा के भी नरक की तंतुओं की तरह हिल रही थीं। एक भयावह लेकिन उदासीन चेहरे की झलक दिखाई दी जो देखने में महान और शीतलता से सुरुचिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। वीर ने युद्ध आत्मा के नाम पर एक नजर डाली। थॉर्न एन्चेंट्रेस, ये थॉर्न एम्प्रेस का परिपक्व अवस्था में नाम था। यह कहा जा सकता है कि यह नाम उन पर पूरी तरह से जंचता था, मनमोहक और रहस्यमय। जैसे ही वीर दूसरा पन्ना पलटने वाला था, अचानक उसके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया। अगर थॉर्न एम्प्रेस ने एक भी दानव आत्मा कार्ड को अवशोषित नहीं किया होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका पहला दानव आत्मा कार्ड स्वर्ण श्रेणी का दानव आत्मा कार्ड हो सकता था? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वीर ने अपनी सांस रोक ली और कांपते हाथों से उसने दानव आत्माओं की संहिता का दूसरा पृष्ठ खोला। उसकी नजर एक खाली कार्ड स्लॉट पर पड़ी। स्पष्ट रूप से एक भी दानव आत्मा कार्ड अवशोषित नहीं हुआ था। वीर ने फिर एक के बाद एक कई पन्ने पलटे और पाया कि सभी कार्ड स्लॉट खाली थे, जिसका मतलब था कि वह अपनी इच्छा से दानव आत्मा कार्डों को अवशोषित कर सकता था। तब मैं एक साथ 3 स्वर्ण श्रेणी के दानव आत्मा कार्डों को अवशोषित कर सकता हूँ। अगर एल्डर चतुर्वेदी को इसके बारे में पता चल जाए तो क्या वे डर के मारे मर नहीं जाएंगे? हाँ, वीर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसकी खुशी छलक रही थी। परिपक्व अवस्था में अन्य युद्ध आत्माएं अधिकतम 2 कांस्य श्रेणी, 1 स्वर्ण श्रेणी और 1 प्लेटिनम श्रेणी के दानव आत्मा कार्ड का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन उसकी थॉर्न डेमोनस 3 गोल्ड ग्रेड और 1 प्लेटिनम ग्रेड डेमन स्प्रिट कार्ड का उपयोग कर सकती है। इसका फायदा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इतना ही नहीं, अपने 7 रंगों वाले जेड स्केल अजगर की तरह थॉर्न डेमोनस भी 5 स्तर की सुपर परफेक्ट बैटल स्पिरिट है जो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। वीर ने अपना ध्यान केंद्रित किया और कांटेदार राक्षसी को बुलाया। जैसे ही एक गहरे लाल रंग का आह्वान वृत्त प्रकट हुआ, उस वृत्त के भीतर से अनगिनत गहरे लाल रंग की कांटेदार लताएं फैल गईं। वीर के लगभग बराबर ऊंचाई वाला एक मानवाकार युद्ध आत्मा उसके सामने प्रकट हुआ जो बिल्कुल दानव आत्मा संहिता में वर्णित आत्मा जैसा दिखता था। वीर अनजाने में मशीन के पीछे छिप गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कांटेदार राक्षसी उस पर हमला करेगी या नहीं। लेकिन थॉर्न डेमोनस ने वीर पर हमला नहीं किया, न ही उसने जेड स्केल पाइथन की तरह अंतरंग स्नेह दिखाया। वह बस चुपचाप खड़ी रही, वीर को देखती रही मानो उसके अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हो। वीर ने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और धीरे से पूछा, कांटेदार राक्षसी, क्या तुम बात कर सकती हो? उसने देखा था कि आध्यात्मिक चेतना की दुनिया में युद्ध आत्माएं बोलने में सक्षम प्रतीत होती थीं, लेकिन वे परम रूप की युद्ध आत्माएं थीं। उसे नहीं पता था कि यह कांटेदार राक्षसी बोल सकती है या नहीं। थॉर्न डेमोनस ने कुछ पल के लिए वीर को हैरानी भरी नजरों से देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह कुछ बोल नहीं सकती। ओह, तो तुम गूंगे हो? वीर ने अनजाने में खुद से बुदबुदाया। थप्पड़! एक कांटेदार लता तेजी से ऊपर उठी और सीधे वीर की ओर झपटी। वीर का ध्यान कहीं और था और उसकी बांह पर चोट लग गई। फिर उसने दांत पीसते हुए कांटों की राक्षसी की ओर देखा और शिकायत करते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? अपने स्वामी को मारने की कोशिश कर रही हो। मेरे मूर्ख स्वामी, यद्यपि मैं बोल नहीं सकता, फिर भी मैं आपके शब्दों को समझ सकता हूँ। वीर के मन में एक जानी पहचानी आवाज आई। यह आवाज आध्यात्मिक चेतना की दुनिया में थॉर्न क्वीन की आवाज से काफी मिलती जुलती थी, बस थोड़ी अपरिपक्व थी। हे, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तुम मेरे युद्ध भक्त बन गए हो, अब मैं तुम्हें क्या नाम दूं? वीर ने बेशर्मी से कहा। लेकिन थॉर्न डेमोनस गर्व से अपनी जगह पर खड़ी रही और वीर को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कांटेदार राक्षसी, क्या मैं तुम्हें छोटी राक्षसी कह सकता हूँ? वीर ने कुछ देर सोचा, फिर हिचकिचाते हुए पूछा,
लेकिन थॉर्न डेमोनस अभी भी वहीं खड़ी थी। न तो उसने सिर हिलाया और न ही ना किया। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं इसे हाँ मान लूंगा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो वीर फैसला लेने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वह थॉर्न डेमोनस को डेमन स्पिरिट कोडेक्स में वापस बुलाने वाला था, अचानक थॉर्न डेमोनस के शब्द उसके दिमाग में आ गए। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्वीन ग्रा कहकर बुलाएंगे। वापस जाओ तुम। वीर ने बिना एक पल भी सोचे थॉर्न डेमोनस को तुरंत डेमन स्पिरिट कोडेक्स में वापस बुला लिया। उफ, मैंने ये क्या बुला लिया? ये तो बहुत ही अजीब है। वीर ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और भौहें चढ़ा ली। बचपन से ही युद्ध की भावना से परिपूर्ण हुए बच्चे बीच में गोद लिए गए बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। उसने तुरंत जेड स्केल पाइथन को बुलाया और आज्ञाकारी लिटिल फाइट को देखकर उसे बहुत सुकून मिला।